बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर 10 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट हैं, उनका जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेंजेंट इन अ सर्कल क्या होते हैं और उनके कुछ रिलेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टेंजेंट किसे कहते हैं? बच्चों ये देखें, टेंजेंट एक लाइन, ठीक है, या लाइन सेगमेंट। याद रखें बच्चों, जिस जो कंस्ट्रक्शन है, जो लाइन है, उसके दोनों साइडों पे वो अनलिमिटेड हो या एरो लगे हो तो वो लाइन होती है, और दोनों साइडों पे एरो ना हो तो लाइन सेगमेंट होते हैं। तो कोई लाइन और लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को किसी ओनली वन पॉइंट के ऊपर टच करे उसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सर्कल जिसका सेंटर ए है, उसके ऊपर जो पी क्यू लाइन है वो सिर्फ उसको बी पॉइंट पर टच कर रही है, तो पी क्यू जो है इस सर्कल का टेंजेंट होगा। तो एक बात, कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, हम बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट हमारे पास है, ठीक है, जो आपका थ्योरम है। उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको बड़ा शॉर्ट करके मैंने डिस्कस किया है कि हमारे पास अगर कोई लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो सर्कल के किसी रेडियस के ऊपर, ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन या लाइन सेगमेंट जो होती है वो सर्कल का टेंजेंट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है ये इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है, या आप कह सकते हैं अगर रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है या इवन कोई डायमीटर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो जो लाइन या लाइन सेगमेंट होगा वो टेंजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह 10.2 है, ये इसके उलट है। कहते हैं कि अगर कोई पहले से बता दे कि कोई लाइन या लाइन सेगमेंट टेंजेंट ऑफ ए सर्कल है, फॉर एग्जांपल वो ये बता दिया जाए कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल है और कोई रेडियस या डायमीटर उस टेंजेंट को कहीं टच कर रहा हो, तो उस रेडियस या डायमीटर और टेंजेंट के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा। आप लिख सकते हैं ए बी या पी क्यू पर परपेंडिकुलर है या पी क्यू ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें 10.3 में हमें क्या कहा गया कि किसी सर्कल के कोई दो टेंजेंट दिए गए हों, ए बी और ए सी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये ए बी और ए सी, फॉर एग्जांपल ये ए बी या हो सकता है ये आगे एक्सटेंड हो, ये आगे डी तक, और ये वाला ए सी कहीं आगे एक्सटेंड हो ई तक, ठीक है। तो अगर यहाँ से कहीं एक्सटेंडेड है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये सारा टेंजेंट है, लेकिन हमारा कंसर्न इस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ जो है इंटरसेक्शन है विद द सर्कल, ये लेंथ ए बी और ए सी, ये एक्चुअल इसका जो साइज़ है टेंजेंट का साइज़ कहलाता है। तो अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से एक सर्कल के दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जाए, तो ये कॉमन पॉइंट है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, यानी ए बी और ए सी जो है वो हमारे इक्वल होंगे। तो ये हमारा जो थ्योरम 10.3 में आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा 10.4 में कहता है टू सर्कल्स, ठीक है, इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली ऑन अ पॉइंट, ठीक है, कोई से दो सर्कल आप ले लें और वो सिर्फ एक कॉमन उनका पॉइंट हो जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो उन सर्कल के जो सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल जिसका सेंटर ओ है और ये सर्कल जिसका सेंटर ए है, तो इसका सेंटर और इसके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस और इसके रेडियस के सम के बराबर होता है, दोनों रेडियाई के सम के बराबर है। तो यानी दोनों सेंटर ओ और ए के दरमियान डिस्टेंस अगर हमने निकालना है तो ओ ए हमारा होगा R1 प्लस R2 के। तो ये कंसेप्ट नंबर 10.4 है। नेक्स्ट हमारे पास 10.5 में, ठीक है, कि दो सर्कल पहले तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर दो सर्कल टच कर रहे हो इंटरनली यानी उनके कुछ पार्ट्स ओवरलैप कर रहे हों, तो उनके जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ओ और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दोनों रेडियाई के डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ आपको ये सर्कल फॉर एग्जांपल जो है एक जैसे नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने अज्यूम ये किया है कि ये वाला R1 है, इसका जो रेडियस है वो बड़ा है, तो बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को आपने माइनस कर लेना है, वो बेशक पहले हो या बाद में हो। तो उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने ओ ए निकालना है तो ओ ए की जो लेंथ होगी वो दोनों रेडियाई के डिफरेंस के बराबर होगी, ठीक है। और आखिरी
जो है कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट कहता है कि एंगल कोई आपके पास हो बिटवीन टेंजेंट एंड ए कॉर्ड। ठीक है, हमारे पास ये देखें, ये हमने डायग्राम एक ड्रॉ कर ली हुई है और ये वाला आप पी टी या टी पी कह लें, ये टेंजेंट है, ये इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इस टेंजेंट और कोई सी कॉर्ड ले लें, ये वाली जो कॉर्ड है इसके दरमियान ये एंगल जो बन रहा है, और ये कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से भी हो सकता है गुजर रही हो। ठीक है, रेडियस हो अपना डायमीटर हो सकती है। कॉर्ड क्या होती है बच्चों, आप जानते हैं, एक सर्कल के दो एजेस को आपस में मिलाएं, और अगर वो सेंटर से नहीं गुजर रही तो उसको सिंपली कॉर्ड कहेंगे, और अगर वो सेंटर से गुजरती है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो बहरहाल बच्चों, उस कॉर्ड के कोई से आप यानी उस कॉर्ड और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल कहता है इक्वल है किसके, अनदर एंगल के फॉर्म बाय द पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो इस कॉर्ड के ये दो पॉइंट्स है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके, ठीक है, और इन अल्टरनेट सेगमेंट, तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर कोई एंगल बना लें, तो इन दो पॉइंट्स को लेके आप एंगल यूं भी बना सकते हैं ऐसे कहीं, और ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन उसने कंडीशन क्या दी है, अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट क्या है कि इस राइट साइड पे ना हो, दूसरी साइड पे। तो इन दो पॉइंट्स को टच करते हुए आप कोई भी एंगल बना लेंगे, वो आपका इस एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल हमने ड्रा किया हुआ है ए बी पी, तो ये वाला एंगल ए बी पी और एंगल ए पी टी ये हमारे बराबर हैं। इन दो पॉइंट्स को लेके आप कहीं भी एंगल बना लें, फॉर एग्जाम्पल आप ये बना लेते हैं, कोई और पॉइंट ले लें ए और इसको आप सी रख लें, ठीक है, और दोनों यानी कंडीशन क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स यूज़ हों और सर्कल का थर्ड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, तो ये वाला एंगल भी इन दोनों एंगल इस या इस एंगल के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट भी हमारा आगे इस काम आएगा, तो बच्चों इस कंसेप्ट को भी आपने याद रखना है। तो बच्चों 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ डिफरेंट पार्ट्स दिए गए, कुछ फिगर्स दी गई हैं, और इनमें अननोन जो वैल्यूज़ वगैरह वो हमने फाइंड करनी है। ये फिगर देख लें, यहाँ पे हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। टेंजेंट की लेंथ आपको पता है इक्वल होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन जो इस पॉइंट को सेंटर से मिला रही है, इसकी लेंथ 13 दे दी, और इस टेंजेंट की एक की लेंथ 12 दे दी, और यहाँ पे आर इंडिकेट किया, तो इसका मतलब है हमने आर फाइंड करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये रेडियस और ये टेंजेंट है, तो ये आप पीछे थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होगा, और ये जो आपकी ट्राइंगल होगी वो राइट ट्राइंगल होगी। तो इसकी दो लेंथ दे दी, तो तीसरी लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम ये वाली राइट एंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, कौन सी वाली, हमारी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू की हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने अप्लाई कर देना है पाइथागोरस थ्योरम, आप लिख लें, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए क्वेश्चन शॉर्ट बने और इसकी वीडियो शॉर्ट बने। तो इसमें क्या होता है, आपका हाइप का स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे ओ पी का जो स्क्वायर है वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ओ क्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर, और प्लस बेस हमारी पी क्यू का स्क्वायर है। ठीक हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओ पी की लेंथ हमारे पास गिवन 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ क्यू जो है वो आपका आर है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हम लिखेंगे आर स्क्वायर, और पी क्यू की लेंथ हमारे पास 12 है, तो हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 12 के स्क्वायर को इधर ले आके माइनस करेंगे, और दोनों साइडें इक्वेशन की उनको चेंज कर लेंगे, तो R2 हमारा यूँ हो जाएगा, इक्वल है 13 का स्क्वायर जो है आपको पता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर आपका जो होता है 144 होता है, और इसको माइनस कर लेंगे। हमने लेफ़्ट साइड को राइट और राइट को लेफ़्ट कर दिया हुआ है, तो दोनों साइडों को हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 169 में से 144 जाए माइनस करें तो आपको 25, तो इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आर बच्चों हमारे पास जो आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इसमें भी हमारे पास ये देखें कुछ टेंजेंट्स दिए गए। इस टेंजेंट की लेंथ दे दी 6 × 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और ये जो आपका ओ एम है उसकी लेंथ दे दी 2 सेंटीमीटर, और ओ एम एक तो रेडियस है, ये आपने याद रखना है,
और दूसरा ओ एम जो है इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो वंस अगेन पहले क्वेश्चन की तरह ये वाली आपकी राइट ट्रायंगल बन गई और इसकी 2 साइडों की लेंथ दे दी, तो तीसरी लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, देखो हम लिखेंगे, हमारे पास राइट ट्रायंगल MOL की बात हम करें, हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, MOL मोल की बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास ये अब आपका हाइप है, ये अब आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपने ख्याल रखना है। तो इसमें आपका OL का स्क्वायर, हाइप का स्क्वायर जो होता है, इसमें परपेंडिकुलर पहले लिख लें या बेस पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे MO का स्क्वायर और प्लस आपका LM का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो OL का जो स्क्वायर है वो D के तौर पे उसने इंडिकेट किया, इसकी हम D लिख देंगे, D का स्क्वायर, और MO उसने दे दिया हमारे पास 2 का स्क्वायर है, और LM जो है ये आपका 6 इंटू 3 का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। अब ये देखें, यहाँ पे हम इन दोनों के स्क्वायर अलग अलग ले लेंगे। 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है और 3 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका 4 हो गया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका 108 आ जाता है। ये आ गया बच्चों आपका D का स्क्वायर, और अगर आपको D फाइंड करना हो तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 108 और 4 आपका 112 हो जाता है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो इधर भी आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब या तो इसका डेसिमल में आप आंसर निकाल लें, या आप इस 112 को, आपको पता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, तो हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आप लिखना चाहें तो ये बन सकता है। अब इसमें 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, वो 4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अंदर आपका 7 रह जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया बच्चों हमारा 4 इंटू 7 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था बच्चों पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ये हमारे पास डायग्राम बच्चों दे दी गई है, ठीक है। ये देखें, ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर ये एंगल आपका 30 दे दिया, इस टेंजेंट की लेंथ उसने 8 सेंटीमीटर दे दी, और अननोन क्वांटिटीज आपकी BP एक Y साइड है, और ये वाला जो टेंजेंट है AC, ये तो आपको यहीं से बता दूँ, टेंजेंट जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये जो x की जो लेंथ है वो इस 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये y फाइंड करने के लिए देखें वंस अगेन, ये आपका रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये आपकी राइट ट्रायंगल बन गई। तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस, ये आपका एंगल 30 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो आपका होता है वो टेंजेंट से निकलता है, तो टेंजेंट 30 हम लगा के y भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करते हैं हम बच्चों। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली, अब हम राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, APB लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सी, APB की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों इस ट्रायंगल को बेहतर है हम इस तरह देखें, मैं इसका रुख चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हमने ये वाला एंगल यूज़ करना है। याद रखें, जब भी आपने ये एंगल जो बेस एंगल होता है वो यूज़ करना होता है, वो नीचे आना चाहिए, जिसके ऊपर आपने रेशियो लगानी है टेंजेंट के साइन, वो आपका बेस के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको इस तरह कंसीडर करने से यहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर बन गया और ये आपकी बेस हो गई। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखते तो हो सकता है आपको ये परपेंडिकुलर लगे, ये बेस लगे और ये हाइट लगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जो एंगल आपने कंसीडर करना होता है उसको परपेंडिकुलर को के अगेंस्ट बेस फॉर्म में आपने देखना होता है। तो ये हम इस तरह देखेंगे, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा हम लगाएंगे, टेंजेंट 30 लगाएंगे, तो हम लिखेंगे आपका टेंजेंट डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 30 जो है वो आपका
परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो वंस अगेन परपेंडिकुलर आपका बीपी हो जाएगा, आप लिख लें बीपी ब्लड प्रेशर, ठीक है, और डिवाइड बाय बेस आपकी ए बी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो टेंजेंट 30 आप कैलकुलेटर से निकालें, तो मैंने निकाला, मेरा डेसिमल में मैंने आंसर निकाला है 0.577 अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। तो आपका बीपी जो है उसको वाई से इंडिकेट किया गया और ए बी जो है उसकी लेंथ 8 दे दी है। तो इसको लाएंगे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 0.577। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आ रहा है 4.616 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, सेंटीमीटर में, ये आपके पास वाई आ गया। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम ए बी और इसको c का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए सी जो है आपका ए सी इक्वल टू ए बी है। ठीक हो गया। तो रीज़न भी साथ लिखना चाहें तो आप लिख लें बोथ आर टेंजेंट्स। ठीक है, बोथ आर टेंजेंट्स या टेंजेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये लिख लें। अब ए सी जो है आपका x है तो और ए बी आपका 8 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू भी आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारे पास ये डायग्राम दे दी गई है। आप देखें इसके अंदर ये एंगल ओ ए बी या बी ए ओ 25 दे दिया और ये एंगल हमारे पास x है, ये हमने फाइंड करना है। और ये वाली जो आपकी कॉर्ड है इस टेंजेंट के साथ एक और एंगल बना रही है y, तो ये एंगल y हमने फाइंड करना है। तो ये है क्वेश्चन। आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें हम ये वाली दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, हमारी ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ सी, इनमें कॉरस्पॉन्डेंस ले लेंगे और इन दो ट्राइंगल्स को हम इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस रखती है ट्राइंगल ए ओ सी में। ठीक है, तो इन दोनों में कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो है ना 6 एलिमेंट्स हैं, यानी 3 साइड और 3 एंगल्स। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल आ जाएं, या 2 साइड और 1 एंगल इक्वल आ जाए, या 2 एंगल और 1 साइड, इन तीनों में से कोई एक बात पूरी हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगी। लेकिन साथ में ये बताया था अगर दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल आ जाएं तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर तो होती हैं लेकिन इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं हो सकती। तो आपने इसके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाना, आप तीनों में से कोई एक कंसेप्ट यानी कोई 3 चीज़ें प्रूव कर लेनी है। तो हम इन दो ट्राइंगल्स की कुछ 3 चीज़ें इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे हमारा ओ ए, ठीक है, इक्वल है ओ ए के। तो ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, कॉमन है, हम लिख लेते हैं ये आपकी कॉमन है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि हमारा ए बी इस ट्राइंगल के अंदर है वो इक्वल है ए सी के। क्यों इक्वल है, बोथ टेंजेंट, तो टेंजेंट्स जो होते हैं आप पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, टेंजेंट्स आपके इक्वल होते हैं, तो टेंजेंट आपके इक्वल हो गए। नेक्स्ट बच्चों आप लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, दोनों रेडियाई हैं, या आपका एंगल ओ बी ए, ये रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है ये, और ये वाला ये भी आप लिख सकते हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे कि हमारा ओ बी जो है इस ट्राइंगल का इस दूसरी ट्राइंगल के ओ सी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं एक ही सर्कल के। तो साइड साइड और साइड, तीनों साइड आपकी इक्वल हो गई। तो हमारी जो कॉरस्पॉन्डेंस थी ट्राइंगल ए ओ बी में और दूसरी ट्राइंगल हमारी ए ओ सी में, वो दोनों ट्राइंगल्स हमारी अब इक्वल प्रूव हो गई। अब इन दो ट्राइंगल्स के इक्वल प्रूव करने के साथ ज़रा गौर करें, ये वाला एंगल जब हमारा बी ए ओ जो है 25 डिग्री का है, ये एंगल और हमारा एंगल सी ए ओ या ओ ए सी, ये दोनों बराबर होंगे। उसकी वजह ये है कि ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इक्वल आ गई, तो ये जो साइड है इस ट्राइंगल की और ये साइड इक्वल है, ये दोनों रेडियाई हैं, और इस रेडियस के अपोजिट एंगल ये है और इस रेडियस के अपोजिट एंगल ये है। तो दो ट्राइंगल इक्वल हो और उनकी कोई सी साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे तो हमारा जो एंगल
बी ए ओ है वो इक्वल है हमारे एंगल सी ए ओ के, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों ही 25 डिग्री के हो गए। लेकिन इस तरीके से हमें एंगल बी ए सी या सी ए बी मिल जाएगा। हम लिखेंगे एंगल हमारा बी ए सी जो है, अब ये 25 दोनों हैं तो 25 को आप प्लस कर लें तो ये वाला एंगल अब आपके पास टोटल एंगल जो है 50 डिग्री का आ गया। तो अब बच्चों हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ये वाली हमारी ट्रायंगल ए बी सी देख लें। इस ट्रायंगल के अंदर देखें ये ए बी और ए सी ये दो टेंजेंट्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं। अब इन दोनों के इक्वल होने की वजह से इसके सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस एंगल को भी आप y लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सी ए बी सी की हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि हमारा एंगल जो है ए बी सी, ये वाला ए बी सी एंगल इक्वल है हमारा एंगल ए सी बी या बी सी ए, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं और दोनों को हम y कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का हम सम कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक एंगल ए बी सी, ठीक है। दूसरा एंगल यही जो अभी आपने लिखा है एंगल बी सी ए, ठीक है, एंगल बी सी ए, और तीसरा एंगल बी ए सी। तो तीनों लिख लेते हैं। तीनों एंगल का सम जो है आपको एक पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वो पुट कर लेंगे। ये दोनों एंगल आपके ये y है, इसको भी y लिख लेते हैं, इसको भी y लिख लेते हैं। और बी ए सी एंगल ये देखो अभी ये हमने निकाला, ये 50 है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये 50 हो गया। तो अब देखो बच्चों ये y प्लस वाई आपका 2y होता है, 50 को हम ले जाके दूसरी तरफ कर लेंगे माइनस, ठीक है। तो y बच्चों आ जाएगा, इसको माइनस करें तो 130 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमें y मिल गया, y आपका 65 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका एक अननोन एंगल जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। और दूसरा हमें ये एंगल जो हमारा सी बी ए या ए बी सी हमें मिल गया, जो हमारे आगे काम आने वाला है। तो हम लिख सकते हैं हमारा एंगल ए बी सी जो है वो भी अब हमारे पास 65 डिग्री का आ गया, ठीक हो गया। अब देखें हमारा एंगल ए बी ओ बी ए या ए बी ओ, ठीक है। हमारा एंगल ओ बी ए जो है वो इक्वल है, हम लिखेंगे इस एक एंगल x के इक्वल और एक एंगल हमारा ए बी सी के इक्वल। तो हम लिख लेते हैं एंगल x प्लस एंगल ए बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ओ बी ए जो ओ बी है ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। और x आपने फाइंड करना है और ए बी सी जो है आपका वो 65 है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर ले, हमने ओ बी एंगल जो लिखा है तो हम लिखेंगे कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर हो है ए बी टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 65 को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर लें, तो और साइडें चेंज कर लें, तो 90 में से 65 को आप माइनस कर लें तो हमारे पास x बच्चों जो आ जाएगा वो आपका 25 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखें बच्चों हमने x भी फाइंड कर लिया 25 और y भी फाइंड कर लिया 65। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ये हमारे पास एक डायग्राम दे दी, ठीक है, और इसमें हमारे पास एंगल डी बी सी ये आपका 30 दे दिया और ए बी की लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये एंगल ए फाइंड करना है और ए सी की लेंथ यानी बी हमने फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। तो आप बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम को इस बुक के ऊपर ज़रा आप गौर से देखें तो इस सर्कल का सेंटर मार्क नहीं किया गया। तो सेंटर बताया ये मैंने खुद मार्क कर लिया है। और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें और इसके आंसर को मैच करें तो वो उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास सी एज ए सेंटर हो। तो ये जो बुक न्यू बुक है बच्चों इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे इसको इंडिकेट करना चाहिए था जो सी है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो खैर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि एज्यूम, ठीक है, कि सी इज़ सेंटर ऑफ सर्कल,
ठीक है, अगर आप सी को सेंटर ऑफ सर्कल कर लेते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये वाली ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं हम बी सी डी ट्राइंगल में। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सी, बी सी डी की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखें आपका सी डी और बी सी ये दोनों आपके रेडियाई हैं। तो इस रेडियस का अपोजिट एंगल ये है और इस रेडियस का अपोजिट एंगल ये है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल जो सी बी डी है वो इक्वल है हमारा एंगल बी डी सी के, या इसको हम बी डी ए पूरा लिख लेते हैं, क्योंकि एंगल तो यहाँ पे है, बेशक आप ये लेंथ ले लें या ये लेंथ, ये हमारे आगे काम आएगा। तो हम लिख लेते हैं हमारा एंगल बी डी ए के ये इक्वल है, और ये दोनों एंगल आपके 30 डिग्री के आ गए। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके पास 30 आ गया, ये आपके पास 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ए बी और डी ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ले लेंगे, ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये वाला, ये एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम लेके देखते हैं क्या बनता है। हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी की हम बात कर रहे हैं, ए, ठीक है, बी डी की हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि हमारा एंगल जो है बी डी सी, ठीक है, अभी हमने जो फाइंड किया है बी डी ए, सॉरी बी डी सी लिख लें या बी डी ए, प्लस एंगल हमारा ए बी डी, ठीक है, और प्लस हमारा एंगल बी ए डी बैड, ठीक है, ये तीनों एंगल इनका सम आपका 180 होता है। अब यहाँ पे देखें हमारा एंगल बी डी ए या बी डी सी एंगल, ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं, ये आपका 30 है। अब यहाँ पे देखें एंगल ए बी डी, कौन सा एंगल ए बी डी, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपका रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट है, ये आपका 90 का है और ये आपका 30 का है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो है वो आपका इक्वल है 30 प्लस 90 के, ठीक है, और एंगल जो बी ए डी है वो ए के इक्वल है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर ये जो 90 एंगल हमने किया है इसकी थोड़ी सी हम रीज़न यहाँ पे साथ मेंशन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो बी सी रेडियस है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो इसकी वजह से हमारा ये एंगल 90 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए हम फाइंड कर लेते हैं 180, ये वाला 90 और 30 ये आपके प्लस कर लें तो 150 हो जाता है, ये दूसरी साइड पे जाके इनको दोनों को माइनस कर लेंगे, तो एंगल ए बच्चों हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास एंगल ए आ गया। ठीक है, अब ज़रा गौर करें तो ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है ए बी सी जो है हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। तो इसमें इस राइट ट्रायंगल में हमने ये फाइंड करना है, लेकिन इस ट्रायंगल को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है जो बेस एंगल होता है वो इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल लेने होता है। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री का। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से हम ले लेंगे। ठीक है, अब ये एंगल कंसीडर करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस हो जाएगी। बेस हमारे पास गिवन है और जो हमारा हाइप है वो हमने फाइंड करना है, ये अब हमारा हाइप है और ये एंगल हम यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि बेस ओवर हाइप, ठीक है, वो आपका निकलता है कॉस थीटा से। तो हम कॉस लगा लेते हैं, हम लिखेंगे बच्चों इन राइट ट्राइंगल, कौन सी वाली, ए बी सी की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारा जो कॉज ऑफ 30 है या एंगल अल्फ़ा हमने फाइंड किया है वो बेस यानी ए बी, ठीक है, ये देखें ये ए बी और डिवाइड बाय हाइप यानी ए सी के बराबर होगा। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं ए बी, ठीक है, ओवर ए सी या सी ए इसके बराबर होगा। cos 30 बच्चों मैंने कैलकुलेटर से निकाला, मेरे पास 0.866 समथिंग आ गया। ए बी की लेंथ हमारे पास गिवन है 15 डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा, और ए सी अगर आपने फाइंड करना है तो इस 15 को, ठीक है, आप डिवाइड कर लेते हैं 0.866 के ऊपर,
ठीक है। तो ए सी आप कैलकुलेट करें तो मेरे पास बच्चों जो आ रहा है 17.32 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये था इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। ये हमारे पास एक डायग्राम दे दी। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंटर ट्रायंगल बी पी सी इसने 120 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी ट्रायंगल बनाई है। ये इसका आप एक किस्म का रेडियस कह सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये भी आपका रेडियस है, ठीक है। और ये एंगल आपका जो है एंगल बी यानी बी सी डी या डी सी पी, ये एंगल हमने फाइंड करना है। और ये जो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल बन रहा है ये हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है, तो आप बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये वाले ट्रायंगल हम कंसीडर कर लें। अब ये देखें, ये आपका सी पी और पी डी ये आपके रेडियाई हैं। रेडियाई एक ट्रायंगल के एक सर्कल के इक्वल होते हैं। तो ये साइड इस ट्रायंगल में इक्वल है इस साइड के। अब इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सी हमारे पास सी पी डी ट्रायंगल है। सी पी डी ट्रायंगल के अंदर हम लिखेंगे हमारा एंगल पी सी डी जो है, पी सी डी ये वाला एंगल वो इक्वल है एंगल सी डी पी या पी डी सी, ठीक है। ये पी डी सी के इक्वल है और एक एंगल बी है, तो इस दूसरे एंगल को भी हम बी का नाम दे देते हैं। एक बात हो गई। और अब देखें बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा हम इस तरीके से और से देखें, ठीक है। तो ये हमारी ट्रायंगल हो गई और इस ट्रायंगल की ये जो ये साइड है इसको एक्सटेंड कर लिया, तो ये जो एंगल होगा वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। और आप पढ़ चुके हैं जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे कि हमारे पास एंगल सी पी बी या बी पी सी है। तो एंगल सी पी बी जो है वो इक्वल है हमारे एंगल जो अभी हमने किया था एंगल पी सी डी के और प्लस एंगल पी डी सी के। तो आप यहाँ पे रीज़न थोड़ी सी लिख लें कि एक्सटीरियर एंगल ठीक है इज़ इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी जिस ट्रायंगल का वो एक्सटीरियर एंगल तो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होते हैं। लेकिन हमारे पास सी पी बी की वैल्यू उसने दे दी, ये आपका 120 डिग्री है। और ये दोनों एंगल जो है आपके बी थे, इसको बी प्लस बी कर लेंगे, साइडें चेंज कर लें, हमारा 2b इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बी एंगल आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 करके वो हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एंगल यानी जो बी फाइंड करना था एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों देखो, ये हमारे पास ये वाली जो पॉलीगॉन है ये ए सी पी बी, ये आपकी एक किस्म की क्वाड्रिलेटरल है या पॉलीगॉन है। तो क्वाड्रिलेटरल में आपके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है या 180 होता है। तो हम लिख लेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास है, नाम पूरा लिखते हैं, ए सी पी बी के अंदर, ठीक है। हम लिखेंगे कि एंगल ए, क्योंकि ए वर्टेक्स ए के ऊपर एक ही एंगल बनता है इसलिए इसका पूरा नाम तीनों जो है साइड्स मेंशन करके, यानी तीनों वर्टिसेस मेंशन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एंगल ए लिख लेंगे। एंगल ए इक्वल है इस एंगल सी पी बी के, ठीक है। सॉरी, इक्वल नहीं है, सम ऑफ सी पी बी जो है इन दोनों का सम वो 180 होगा, ठीक है। और रीज़न लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम अप, ठीक है, टू 180, ठीक है। ये लिख लें या सप्लीमेंट्री होती है ये लिख लें। अच्छा, अब ये एंगल आपके पास गिवन है, ठीक है, और ये एंगल इसका नाम जो मार्क किया हुआ वो लिख लेते हैं,
तो सी पी बी आपके पास 120 है, ये आपका यूँ बन जाएगा। तो एंगल ए आ जाएगा 180 में से 120 को माइनस कर लो, तो एंगल ए बच्चों हमारे पास 60 डिग्री आ गया। तो दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के हमने सॉल्व कर लिए। तो ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। हमारे पास ये डायग्राम दे दी, इसमें एंगल हमें एक दे दिया बी ए सी दे दिया, ये 75 डिग्री का है, और एक एंगल बी ए डी दे दिया 90 डिग्री का, और साथ में आपको ये नज़र आ रहा होगा ये सी ए, इसको बी नहीं है, इसको हम ई कर लेंगे क्योंकि ये गलती से रिपीट हो गया। तो सी ए ई जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये सर्कल का टेंजेंट है, और ये अननोन एंगल ए ई हमने फाइंड करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो आओ बच्चों देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है, और अब ये देखें, ये जैसे ये एक आपका टेंजेंट है और ए डी ये आपकी कॉर्ड है। तो मैं आपको याद करा लूँ, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था कि टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये देखें मैं रिपीट कर दूँ जो आपको यहाँ पे दिखाया था 10.6 के शुरू में मैंने पढ़ाया था कि टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है, तो उस कॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं उनको लेके अल्टरनेट सेगमेंट में किसी और पॉइंट के साथ जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ये आपकी एक समझ लें कि कॉर्ड है ए डी और आपके इस टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो डी ए ई एंगल है। तो ये वाला एंगल जो है बच्चों, इस कॉर्ड के दो पॉइंट्स को लेके कोई दूसरे अल्टरनेट सेगमेंट में ये जो इस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है आपका ए बी डी, तो ये ए बी डी एंगल और डी ए ई एंगल हमारा इक्वल होंगे। तो इस कंसेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लिखेंगे कि हमारा एंगल डी ए ई है, जो डी ए ई एंगल है वो इक्वल है एंगल ए बी डी के, ठीक है। और इन दोनों को हम नाम दे देते हैं, एक का नाम दे देते हैं ये ए है तो ये भी स्मॉल ए होगा। इसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा कि इसकी रीज़न क्या है, एंगल बिटवीन कॉर्ड, ठीक है, कोई कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल, वो इक्वल है टू एंगल, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड, या सिंपली आप लिख लें कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड एंड एनी अदर पॉइंट, ठीक है, एनी अदर पॉइंट इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो अल्टरनेट सेगमेंट वाली बात है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अल्टरनेट सेगमेंट मीन कि इस कॉर्ड के इस साइड वाले सेगमेंट में नहीं, किसी दूसरे सेगमेंट में कोई एक पॉइंट है तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है आपस में इक्वल है। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखो हमारे पास एंगल बी ए सी और एंगल बी ए ई, नाम चेंज कर दिया हमने, बी को ई कर दिया। ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और ये सप्लीमेंट्री बहुत सिंपल कंसेप्ट आप जानते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास एंगल बी ए सी जो है एंगल वो इक्वल है उसका सम और एंगल बी ए ई का सम, ठीक है, ये दोनों 180 होते हैं। तो इसकी रीज़न आपकी वही आप लिख लें, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। और अब बी ए सी की वैल्यू आपको गिवन है वो हम डाल देते हैं 75 डिग्री, और जो हमारा बी ए ई एंगल है वो इस एंगल बी ए डी और डी ए ई का सम है। तो हम लिख लेते हैं एंगल बैड, ठीक है, और प्लस एंगल डी ए ई का सम है, ठीक है, और इन तीनों एंगल का सम फिर हमारा उसी तरीके से 180 रहेगा। तो बैड एंगल उसने दे दिया हमारे पास, वो 90 डिग्री है, वो हम लिख लेते हैं। डी ए ई को अभी जो है ना हमने ए के इक्वल सपोज किया तो ये ए हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो एंगल ए जो है आपका हो जाएगा 180 में से इन दोनों को ले जाके उस साइड पे माइनस कर लेंगे, 90 + 75 आपका 165 हो जाता है। तो एंगल ए फाइनली आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है बच्चों, ये डायग्राम है, हमारे पास एक एंगल बी ए एस दे दिया और बी ए
टी एंगल दे दिया 57 और ये बी ए एस हमारे पास 63 है। तो अंदर एक ट्राइंगल बन रही है एक्स वाई जी, ये एंगल्स हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बच्चों मैंने ड्रा कर ली, आपकी आसानी के लिए डायग्राम को मैंने और थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। तो हमारे पास वंस अगेन देखें, ये कैट एंगल और बेस एंगल हमारे पास है, ये आपका 57 और ये 63 है। यहाँ पर भी बच्चों हम 10.6 वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। एक बार फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करता हूँ। इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था, ये देखें ये आपके टेंजेंट है और ये आपकी कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड के दरमियान जो बनने वाला एंगल है, इस कॉर्ड को लेके किसी अल्टरनेट सेगमेंट में जो बनने वाला कोई भी एंगल होगा उसके ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे ये आपका एस ए टी सेट जो है आपका एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ए के ऊपर इसको टच कर रहा है। तो ये वाली आपकी एक कॉर्ड है, तो ये वाला जो एंगल इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के दरमियान 57 बन रहा है। तो इस कॉर्ड के अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला ये एंगल जी है, तो ये एंगल जी हमारा 57 डिग्री होगा, ठीक है। अगेन इसी टेंजेंट की दूसरी साइड देख लें, ये टेंजेंट है और ये वाली फिर एक कॉर्ड है, ये भी खुद भी एक कॉर्ड हमारी बन गई। तो इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के दरमियान बनने वाला जो एंगल 63 है, तो इस कॉर्ड के साथ अल्टरनेट सेगमेंट यानी अदर सेगमेंट ये वाला बनने वाला एंगल, ये हमारा बी सी ए या एंगल एक्स, वो इस एंगल के बराबर होगा। जब ये दो एंगल आ जाएंगे तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल फाइंड करना आपके लिए मसला नहीं है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल सी ए बी या ए बी सी, ठीक है, ये एंगल ए बी सी कह लें, वो इक्वल है एंगल ए बी सी हमारा, वो इक्वल है एंगल सी ए टी, ठीक है। और ठीक हो गया, और ये दोनों इक्वल हैं 57 के, ठीक है। एक तो ये बात, तो ए बी सी एंगल जो है वो एंगल जी है, तो हम लिख लेते हैं एंगल जी हमारे पास 57 आ गया। और इसकी रीज़न इकट्ठी हम लिखेंगे, अगला इसकी और अगले पॉइंट की हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इसी तरीके से एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये वाला बच्चों एंगल ये ए सी और बी या एक्स एंगल है, वो इक्वल है एंगल बी ए सी के, बी ए एस के, सॉरी, एंगल बी ए एस के, और दोनों इक्वल हैं 63 डिग्री के। और ए सी बी एंगल है वो आपका एंगल एक्स है, तो ये आपका 63 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की रीज़न हम लिखेंगे कि यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी, आप जब लिखें इसके सामने लिख लें या यहाँ नीचे करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लें कि बिकॉज एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड ए कॉर्ड, ठीक है, एंड अ कॉर्ड इक्वल होता है एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये हमने इसकी लॉजिक जो है ना हमने लिख दी, ठीक है। तो हमारे पास दो एंगल आ गए, तो तीसरा एंगल निकालना हमारे लिए मसला नहीं है। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी की हम बात कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, एंगल्स के नाम लिख लेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जी जो है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। एक्स और जी हम फाइंड कर चुके हैं। एक्स आपका देखें अभी आपने निकाला 63 डिग्री था, और वो जी हमारा 57 है, वो लिख लेते हैं, और यहाँ से हम एंगल वाई निकाल लेंगे, ठीक हो गया। तो इज इक्वल टू 180, तो एंगल वाई फाइनली आ जाएगा 180 में से इन दोनों को आप प्लस करें 120 हो जाता है, 120 माइनस कर लें तो एंगल वाई बच्चों फाइनली हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट नंबर 8।